नमस्कार। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बंगाल में मुस्लिम वोट की सियासत की। हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में 31% मुस्लिम वोटर्स की, वो वोटर्स जो कभी वाम दलों के साथ थे, फिर ममता बनर्जी की गद्दी तक उन्हें पहुंचाया। अब उसमें सेंधमारी शुरू हो गई है। 10 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी इस बार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही हैं। टीएमसी के कई बड़े नेता ममता से नाता तोड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी ममता को कुर्सी से हटाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। अब ममता के करीबी रहे पीरजादा अब्बास खुद की पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये वही पीरजादा हैं जो ममता बनर्जी को कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते आए हैं। सिंगूर और नंदीग्राम में हुए संग्राम में ममता के साथ खड़े रहे पीरजादा फुरफुरा दरगाह के संस्थापक हैं और इनका बंगाल के करीब 100 सीटों पर प्रभाव रहता है। वहीं बिहार में कामयाबी का झंडा गाड़ने वाले ओवैसी भी बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगे हुए हैं। अब सवाल है कि बंगाल में मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा हो जाएगा? क्या ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली स्थिति है ये? क्या पीरजादा ममता को नुकसान पहुंचाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। यूं तो देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी हलचल पश्चिम बंगाल में मची है। सबसे ज्यादा सियासी गुणा भाग पश्चिम बंगाल में ही लगाए जा रहे हैं। धर्म की आंच में सियासी खिचड़ी पकाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में विकास के नाम पर वोटों की बारिश भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन धर्म के नाम पर वोट बरसने की संभावना ज्यादा है। एक तरफ बीजेपी हिंदू वोट पर नजरें गड़ाए हुए है, वहीं 10 साल से मुस्लिम वोटरों के बल पर सियासी जमीन मजबूत करने वाली ममता अब अपनों से ही चुनौती मिलने वाली है। एक तरफ टीएमसी से पार्टी के नेता टूट रहे हैं, हिंदुओं का विश्वास ममता के ऊपर से डगमगा रहा है। वहीं 31% मुसलमान भी अब बंटने जा रहे हैं। यानी यूं कहें कि बंगाल में बिहार की तर्ज पर सियासी गोटियां बिछाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ममता को कुर्सी से दूर रखा जाए। पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान में हैदराबादी भाईजान के बाद अब फुरफुरा शरीफ के सबसे बड़े मौलाना पीरजादा ने भी चुनावी समर में ताल ठोक दी है। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली फुरफुरा शरीफ दरगाह के संस्थापक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बड़ा सियासी ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सिद्दीकी ने घोषणा सियासी दल बनाने का ऐलान किया है। पीरजादा की मुस्लिम मतदाता से काफी पैठ है। फुरफुरा शरीफ दरगाह से सियासी दलों को वोट दिलाने वाले पीरजादा अब खुद की पार्टी बनाकर मैदान में उतरने का फैसला कर लिए हैं। कुछ दिन पहले ही पीरजादा ओवैसी से मुलाकात कर अपने इरादे जता दिए थे। काफी लंबे समय से सिद्दीकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों में से एक रहे हैं, लेकिन कुछ समय से वो ममता के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी करते रहे हैं। बंगाल के हुगली में फुरफुरा शरीफ का विख्यात दरगाह है। दक्षिण बंगाल में इस दरगाह का विशेष महत्व है। लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान इसी दरगाह की मदद से ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए थे। पश्चिम बंगाल की सियासत में 31% वोटर्स मुस्लिम हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हैं, उसे इस मुस्लिम वोट बैंक का एक गेम चेंजर माना जाता है। बंगाल की करीब 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव है। ऐसे में चुनाव से पहले दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी मोल लेना ममता के लिए सियासी रूप से घाटे का सौदा साबित होने वाला है। बीजेपी की बढ़ते कदम से ममता बनर्जी पहले ही परेशान है। अब मुस्लिम वोटरों के बंटवारे से ममता के मंसूबों पर पानी फिरेगा। अब सवाल है कि क्या पीरजादा और ओवैसी मिलकर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों को बांटने में कामयाब होंगे? क्या पीरजादा ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या पीरजादा के मैदान में उतरने से बीजेपी को फायदा होगा? अब सवाल है कि आखिर किधर जाएंगे मुस्लिम वोटर? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पीरजादा के इस ऐलान के बाद कई सवाल उठने लगे। उन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ मैं आपका करा दूं, मेरे साथ जुड़ रही है माधवी अग्रवाल जी, बीजेपी से हैं। माधवी जी, स्वागत आपका। शौमित घोष मेरे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। अजमल खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लीडर हैं एआईएमआईएम के। साथ ही साथ दीपक रस्तोगी जी जुड़ रहे हैं, विशेष संवाददाता हैं जनसत्ता के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत शौमित आप ही से करना चाहूंगा। शौमित जी, क्या लगता है कि बंगाल की राजनीति में पीरजादा की एंट्री से कई दलों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं, खासकर टीएमसी की? देखिए, पहले तो मैं पूरी सभी दर्शकों को जॉय बांग्ला कहना चाहता हूँ और सभी को मेरा नमस्कार। और दूसरी बात यह है,
आप अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था तो उस रिपोर्ट में एक डेटा के लिए एक गलती से आप शायद आप लोगों की कोई गलती हो गया, इसके वजह से आपने एक डेटा दिया है जहां पर आपने बोला है कि शिंगूर और नंदीग्राम की जो मूवमेंट हुआ है उस मूवमेंट में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी था। ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। शिंगूर की और नंदीग्राम की जो मूवमेंट हुआ है, शिंगूर और नंदीग्राम का मूवमेंट वहां का जनता का मूवमेंट था। पहले बात यह है। और दूसरी बात तो यह है कि शिंगूर और नंदीग्राम का जो मूवमेंट हुआ था वह उस समय भी तोहा सिद्दीकी, वो भी जो फुलपुरा शरीफ का एक पीरजादा है, पीरजादा तोहा सिद्दीकी, वो अभी भी टीएमसी के सपोर्ट में ही है। हाँ, तो इसीलिए आपको क्या लगता है सर उन्हीं के सपोर्ट से हुआ था सिर्फ? तब तो जो अब्बास सिद्दीकी है वो भी उसी का हिस्सा थे ना। अब्बास सिद्दीकी चाचा भतीजे साथी थे ना सर। शिंगूर और नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन पूरी के पूरी देश की हमारे नहीं, तो एक पीरजादा को आप क्रेडिट दे रहे हैं ना उस वक्त, एक पीरजादा को क्रेडिट दे रहे हैं, चाचा को दे रहे हैं ना आप, क्योंकि वो आपके साथ हैं। भतीजे ने राह अलग कर ली तो आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से नहीं हुआ। पता है शिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन आप पहले जान लीजिए। शिंगूर और नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था 2006 में शिंगूर और 2007 में नंदीग्राम, ये पहले क्लियर कर लेना चाहिए। शिंगूर और नंदीग्राम एक आंदोलन नहीं था, दो अलग अलग आंदोलन था। पहले शिंगूर 2006 में, 2007 पे नंदीग्राम। पहले बंगाल के बारे में बात करने की पहले बंगाल की कल्चर, बंगाल की हिस्ट्री, बंगाल के रेवोल्यूशन सब कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि जो आंदोलन हुआ था वो जनता का आंदोलन था, गौनो आंदोलन था। गौनो आंदोलन मतलब लोगों का आंदोलन। उस आंदोलन में हो सकता है वो वहां पर मुसलमान शामिल थे। सर सिंगूर और नंदीग्राम पे बात नहीं हो रही ना आज मुझे सिर्फ पीरजादा की राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल पूछना है सर। मुझे ये बताइए ये एंट्री कितनी इम्पैक्टफुल है या कुछ मायने नहीं रखती आपके लिए? देखिए मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि बंगाल का इस बार का जो इलेक्शन होगा, जो चुनाव होगा, ये भारतीय जनता पार्टी हो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इसे पॉलिटिक्स से ज्यादा, डेवलपमेंट से ज्यादा इसको मतलब टर्न करना चाहते हैं धर्म के आधार। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को जो डेवलपमेंट मिला है पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, ममता बनर्जी ने जो डेवलपमेंट किया है उसके आधार पे लोग वोट डालेंगे। दिस इज वेरी क्लियर, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि जनता वोट डालेंगे यस ममता, नो ममता, क्लियर। ठीक है, अगर उनसे सर ये तो आपकी सुविधा के हिसाब से आप पिक एंड चूज है ना सर, सुविधा के हिसाब से पिक एंड चूज है। बच्चे को कोविड ठीक है, फ्री में इलाज मिला है, कोविड की ये कोई टेस्टिंग फ्री में हुआ है, सब कुछ फ्री में मिलता है। यहाँ पर राशन सारी देश में, पूरे देश में राशन बंद हो गया है। जून 2021 तक सिर्फ पश्चिम बंगाल में राशन फ्री कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ये हुआ है, ठीक है। ये सारी देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल किया है। जो स्वास्थ्य साथी जैसा एक प्रोजेक्ट लिया गया है जहाँ पर 5 लाख तक हेल्थ बेनिफिशियरीज मिलता है। तो मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ कि अगर आप धर्म के नाम पे ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ वो डेवलपमेंट की इशू में पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है, हमारे साथ अजमल खान भी हैं AIMN से। अजमल साहब, आपको क्या लगता है, हालांकि पीरजादा की एंट्री टीएमसी को तो लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी उनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आप उनके साथ मिलके क्या वाकई एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं सर? किस तरह की कोशिश होगी नई? देखिए, हम बंगाल में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात ये 70 साल का डेमोक्रेटिक इतिहास हमारे सामने है। मुसलमानों ने कांग्रेस को उसी बंगाल में वोट दिया, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों ने लेफ्ट पार्टीज को वोट दिया, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों ने ममता दीदी को वोट दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार एक मुस्लिम लीडरशिप के नीचे जो है मुसलमान अगर इकट्ठा होगा तो सारी दिक्कतें, सारी बौखलाहट शुरू हो गई। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, दुनिया भर की कमेटी इन्हीं सरकारों ने अपॉइंट किया। एक कमेटी बता देता हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई ना 1200 पेज, और उसका फाइनल कंक्लूजन ये था कि शैक्षिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हिंदुस्तान में बसने वाले, और बंगाल पे खास रिपोर्ट है, बंगाल के मुसलमान दलितों से बदतर हैं। और अगर यही बात दूसरी पार्टियां कहें या दूसरी पार्टी और दूसरी गवर्नमेंटों के अपॉइंटेड कमेटियां कहें तो कोई गलत नहीं है। अगर एक मुस्लिम लीडर ने कह दिया तो सारा बवाल है। टीएमसी के लोग, रोज खबर आती है कि टीएमसी का ये नेता, ये एमएलए, ये मिनिस्टर इनको छोड़ के जा रहा है। अगर ये हमारे जाने से इनको बौखलाहट हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों अलग चीजें हैं। मेरा इलेक्शन लड़ने का राइट है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, रिजल्ट बताएगा कौन कितना मजबूत है। नहीं सर, सवाल मेरा यह है कि पीरजादा के साथ ये दोस्ती फायदेमंद साबित होगी क्या आपके लिए? कैलकुलेशन क्या की है सर, वो समझना चाह रहा हूँ।
वही मैं कह रहा हूँ कि हमें जो लोग हमारे साथ आना चाहेंगे हम उनको साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे, और ये फाइनल बात रिजल्ट बताएगा ना। नहीं, वो आपके साथ आए हैं कि आप उनके साथ जा रहे हैं सर? दोनों चीजों में फर्क है। अगर पॉलिटिकल माइंड एक जैसा नहीं होगा, आप इसको उलट के भी कह सकते हैं ना। लोग अगर दो लोग एक तरह से नहीं सोचते तो साथ कैसे आएंगे? तो सर आपको उनकी जरूरत है कि उनको आपकी जरूरत है, ये भी समझा दीजिए ना। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ज्यादा वहाँ भी आपको जो है। बात हो रही अभी जो बात, ये आपका माइंडसेट हो सकता है। पूछ रहा हूं मैं तो सर सिर्फ। अभी जो बात हो रही वो बात हो रही ना, उन्होंने भी जो बात कही है उन्हीं लोगों के लिए कही है जिसके लिए हमारे नेता ने बात कही है। तो ये एक माइंडसेट की बात है। पॉलिटिकल माइंडसेट अगर एक से मिलेगा या दूसरे से मिलेगा तो उससे राजनीतिक तौर पर बात होगी, इसमें कौन सी बात। ठीक है, हमारे साथ सीपीआईएम से मयूख विश्वास भी जुड़ रहे हैं। मयूख जी, असल में पीरजादा की राजनीति में एंट्री सर ये तो मुश्किल कर देगी पैदा। मुस्लिम वोटर्स पे तो हक चल जाएगा, वो तो सब खींच के ले जाएंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा सर ये तो। पहले तो मैं ये बात धर्म के आधार पे पश्चिम बंगाल का कल्चर नहीं था। टी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य तक ये कल्चर नहीं था। बंगाल तो एक बार बढ़ गया था धर्म के आधार पे। फिर से ये जो कोशिश कर रहा है, ये चल रहा है। ममता बनर्जी जब से सत्ता में आई है तभी धर्म को इस्तेमाल करने का ये साजिश और रच रही है। सिर्फ वही नहीं, हमने देखा अभी आरएसएस को जब शाखा सबसे ज्यादा बड़ा ममता बनर्जी के रेजिम में। और ये भी नहीं, आप देखिए ये सब हिंदू मुसलमान वोट, ये कैसा है? बंगाल का कल्चर ये नहीं है। हम लोगों को ये बात है, अभी नौकरी नहीं है बंगाल में, शिक्षा नहीं है। और ये बात, ये जो जनता का जो मुद्दा है, मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है ये सरकार, ना बीजेपी। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं सर मयूख साहब, आप क्या कह रहे हैं? दरगाह का साथ रहना या ना रहना कोई फर्क नहीं डालता है? पीरजादा का साथ रहना या ना रहना कोई फर्क नहीं डालता है? कोई भी, सबका डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका ये जिम्मेवारी, उसका अधिकार है, गणतांत्रिक अधिकार है। आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिला इससे पहले? मयूख साहब, आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिला इससे पहले? ये देखिए, धर्म के नाम पे हम लोग कभी वोट नहीं मांगते थे, जो आप भी मांग रहा है ये बीजेपी और तृणमूल, ये ऐसा बंगाल का कल्चर। दरगाह का साथ आपको मिला कि नहीं मिला सर, ये बताइए मुझे। जनता पे देखिए सबका सपोर्ट मिला था। हाँ। और इसलिए सत्ते में था। ठीक है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका सपोर्ट मिला, तो इसलिए इतना दिन रहा लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट। 100 सीटें हैं सर, 100 सीटें हैं सर, 100 सीटें जिन पे प्रभाव डालते हैं पीरजादा, आप जानते हैं अच्छे से। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करें, लेकिन इसी दरगाह का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, आप जानते हैं सर। उसका अधिकार है दल बनाने का, ऑफकोर्स ये कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये बोलना चाहते हैं, हम लोग बंगाल में सभी जो सेक्युलर जो दल है, हम लोगों को एक साथ मिलके ये तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को हराना है, इसलिए हम लोग सभी को स्वागत करते हैं। यही हम लोग का बात। लेकिन सर तृणमूल और कांग्रेस एक साथ को हराने की जो आपकी कोशिश है सर, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराना। अच्छा, दोनों को हराना। ये बाइनरी आप लोग मीडिया तैयार कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल का स्थिति दूसरा अलग। ठीक है। माधवी अग्रवाल भी हमारे साथ बीजेपी से। माधवी जी, असल में इस सीन में आप कहीं हो या ना हो, लेकिन फायदा तो आप ही को पहुंचने वाला है। देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैंने सबकी बात सुनी और बड़े आसानी से इन लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। किस तरीके से कहा, जैसे कि कांग्रेस के जो अभी सीपीएम के बोल रहे थे कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं और हम लोग इनको जवाब देंगे। ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनका अस्तित्व आज बचा ही नहीं और बंगाल की जनता ने उनको पूरी तरीके से वहां पर निस्तनाबूद कर दिया है। आज सीपीएम कहीं खोजने से नहीं मिलती है और जनता ने इनको 10 साल पहले ही बता दिया कि अब सीपीएम की जो गुंडागर्दी और जो राजनीति की जो इनकी पद्धति थी वो अब नहीं चलेगी बंगाल में, क्योंकि जो रक्त रंजित राजनीति का जो इतिहास है वो शुरुआत करने वाले यही लोग थे। और इन लोगों ने कितना विकास किया है वो तो पूरी जनता और पूरा देश भी अच्छी तरीके से जानता है। दूसरी बात मैं जवाब दूंगी, टीएमसी की तरफ से जो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव होगा वो विकास के ऊपर होगा, काम के ऊपर होगा। तो आप जाइए कोलकाता देख लीजिए, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी और किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से मेट्रो का विकास हुआ है, किस तरीके से वहां पे जनता का विकास हुआ है, वो लोग अच्छी तरीके से जान लेंगे। और जिस बड़े मुद्दे पर जो नंदीग्राम और सिंगूर की बात कर रहे हैं, उन दोनों मुद्दों पर जो इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा था, उन आंदोलन का क्या हुआ, ये आज तक जवाब ममता बनर्जी ना दे सकी है और जनता मांग रही है। पीरजादा पे आ जाइए मैडम, आप भी पीरजादा पे आइए। दूसरी बात, मुस्लिम वोट कटेंगे तो किसको मुझसे जो फायदा सवाल होगा? पूछा मैं मुझे ये बताइए ना पहले मैडम, मुझसे जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब मेरा दे रही विषय हूं। ये है, मेरा विषय पीरजादा है आज। प्लीज
मुझे बताइए पीरजादा, देखिए पीरजादा आ जाए चाहे कोई भी बीजेपी ज्यादा को आ होगा? जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। जी। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना लिया है, जिसकी वजह से ये सारे जो हैं दोषारोपण जो है बाकी जो लोग हैं पार्टी के वो लोग कर रहे हैं। अब किसी को बी पार्टी, बी टीम पार्टी, सी टीम पार्टी कह के अपनी जो आने वाली हार है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आज जो वर्चस्व मिल रहा है, जो 18 सीटें लोकसभा में हमने जीती, वो हमने अपने विकास के कार्यों पे जीती। प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरीके से कार्य को देखा और उनका अनुसरण किया पूरे देश ने, उससे हमने ये जो वर्चस्व है वो बंगाल में पाया है। तो ये आज कितना भी दोषारोपण करे और कोई भी पीरजादा आ जाए, इससे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और अपने तरीके से काम करते हुए केंद्र में स्थापित जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से सब लोगों के पास में उन्होंने विकास कार्य पहुंचाने की कोशिश की है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता उसी मुद्दे पर आगे लेकर आएगी और हम सरकार बनाएंगे। चलिए अब न्यूट्रल एक विश्लेषण कर लेते हैं और इसके लिए मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल के तौर पे दीपक रस्तोगी साहब हैं, विशेष संवाददाता जनसत्ता से। दीपक जी, ये सारी चर्चा सुनने के बाद आखिर में आपके पास आने का मकसद मेरा यही था कि चर्चा एक बार सुन ली जाए। सर, आपको क्या लगता है, सर किस तरह का विश्लेषण है आपका? अब तो बहुत कम समय रह गया है, रोचकता बढ़ती जा रही है क्या बंगाल चुनाव में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के उतरने से एक सरगर्मी तो बढ़ ही गई है, मुस्लिम वोट बैंक के बिखरने का खतरा है। यहाँ मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पीरजादा जो है पिछले 2 दिन से कलकत्ता में डेरा डाले हुए हैं, फुरफुरा शरीफ के बजाय जी। और वो तमाम नेताओं से, लेफ्ट फ्रंट के भी नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से भी, जो मध्यले दर्जे के नेता हैं, ये जो युवा ब्लड ग्रुप, इनके एज ग्रुप के जो नेता हैं, उनसे वो मिल रहे हैं। और मिलकर इन्होंने जो नाम रखा है इंडियन सेक्युलर फ्रंट, है ना जी, ये कोई मुस्लिम लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये गौर करिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम से अपना संगठन घोषित किया है और इसमें ये कह रहे हैं कि 10 पार्टियां हमारे साथ हैं और हम मिल करके और विकास, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, इन सबको साथ लेकर के हम पॉलिटिक्स गाएंगे और हम किंग मेकर बनना चाहते हैं। ये जो 2-3 इनके वक्तव्य की 2-3 बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बंगाल की राजनीति में ये मुस्लिम डिवीजन को हाईलाइट नहीं करना चाहते, ये सेकुलर की बात करना चाह रहे हैं ताकि एक अलग ऐसा ग्रुप खड़ा किया जा सके जो ममता और भाजपा दोनों की मुखालफत कर सके। अब घोषित रूप से भाजपा को इसका फायदा, कोई शक नहीं है कि भाजपा को इसका फायदा हो रहा है, भाजपा को इसका फायदा हो सकता है बंगाल के इलेक्शन में। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। दरअसल इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रही है। ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये ममता बनर्जी से चाह रहे थे कि इनके कुछ लोगों को टिकट दिया जाए। इनके बड़े भाई हैं, इनके बड़े भाई चुनाव इस बार ये लड़ाएंगे अपने बड़े भाई को। वो लेकिन दीपक जी, एक बात और मैं ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि असल में पीरजादा ग्रुप जो है उसमें भी 2 फाड़ है ना। जो इनके चाचा हैं वो तो टीएमसी के साथ ही हैं सर, तो फिर उनके टीएमसी के साथ रहने के बावजूद क्या इतने इम्पैक्टफुल हो पाएंगे अब्बास पीरजादा, आपको लग रहा है सर? मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूँ। दरअसल वो ताहा सिद्दीकी जो हैं वही असली वहाँ के इनहेरिटेंट, मतलब वो जो उस मजार शरीफ के असली प्रमुख जो हैं वो वही हैं। और ताहा सिद्दीकी का समर्थन वाम मोर्चा को भी रहा, ताहा सिद्दीकी का समर्थन जो है वो ममता बनर्जी को भी रहा। और ये जो दोनों बड़े हुए, ये जो अब्बास सिद्दीकी और इनके बड़े भाई, तो ये अपने चाचा के बिहाफ पर जो है लोगों से मुलाकातें करने लगे, तो इनकी एक अपनी धारा चल निकली, इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। अब ये देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है मुसलमानों में कितना इम्पैक्ट रखता है, ये अभी सामने नहीं आया है। ठीक है, यानी यहाँ भी कौन ज्यादा प्रभाव के साथ आगे बढ़ेगा इस पर नजर रहेगी। सर रहिएगा मेरे साथ, सभी खास मेहमान बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बंगाल के इस बवाल को नए अंदाज में समझने की कोशिश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की, उसकी सियासत की, और सियासत में नई एंट्री की। जी हां, इंडियन सेक्युलर फ्रंट की, और इसके निर्माता हैं अब्बास पीरजादा, जिन्होंने अब चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है और उनकी पार्टी चुनाव भी लड़ेगी ऐसा कहा जा रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनकी ये आगे की मुलाकात क्या रंग लाएगी, इस पर भी हमारी नजर है। शोमित घोष है मेरे साथ टीएमसी से। शोमित जी, दक्षिण बंगाल में जो मुस्लिमों का वोट बैंक है उस पे सेंध लगने की कोशिश की जाएगी,
ऐसा कहा जा रहा है। सौमित, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ। जी, दक्षिण बंगाल में मुस्लिमों के वोट अब तक तृणमूल को मिलते थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है अगर पीरजादा की एंट्री हो जाती है तो वो वोट कहीं ना कहीं कट जाएंगे सर। तो ये वोट कटने के लिए एक फायदा आपको पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन नुकसान जरूर पहुंच जाएगा इस बार। नहीं, मैं फिर से एक ही बात कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स, ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये हिंदू वोट, मुसलमान वोट, मोटुआ वोट, दलित वोट ऐसे नहीं होगा भाई। ये वोट क्लियरली आई एम टेलिंग यू, दिस इलेक्शन इज यस ममता एंड नो ममता। अगर ममता बनर्जी ने काम किया 10 साल में, उसने बहुत सारे काम किया। हेलो जी, सुन रहा हूँ, बोलिए सुमित, बोलिए। हाँ, 10 साल में वो बहुत सारे काम किए। जो रिसेंटली इस स्टेट पे चल रहा है शास्त्रो साथी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शास्त्रो साथी का कार्ड जो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष जी है, उनकी घर की लोग भी ये शास्त्रो साथी कार्ड किया है। पुरुलिया का बीजेपी का एमपी ज्योतिर्मय महातो, उनका परिवार भी शास्त्रो साथी का कार्ड किया है। ऐसे हजारों हजारों बीजेपी का वर्कर आज शास्त्रो साथी का कार्ड बना रहा है। आई एम टेलिंग यू अगेन कि अब्बास सिद्दीकी हो या असादुद्दीन ओवैसी हो, शोमित देखिए ना, टीएमसी के लोग तो खुद ही छोड़ते चले जा रहे हैं। आप बीजेपी के लोगों में भी अपनी पार्टी का इंटरेस्ट बता रहे हैं। बड़े अजीब सी लगती हैं बातें ना, सब देख रहे हैं लोग। एक से एक तुर्रम खान छोड़ के चले गए आपको। टीएमसी से तो वही लीडर जा रहा है जिसपे एलिगेशन था, जिसपे सीबीआई नहीं। तो इन लोगों को आप पे यकीन नहीं था ना, इसका मतलब मैं इसे ऐसे क्यों ना समझूं। इन लोगों को यकीन नहीं था टीएमसी पे, ना ममता बनर्जी पे। जिन कामों का आप हवाला दे रहे हैं उन कामों पे वो यकीन नहीं करते। वो समझ गए कि डूबते हुए जहाज में हम बैठे हैं। इसे हम ऐसे क्यों ना समझे सर? आप जो समझा रहे हैं वही क्यों समझे? नहीं, यही तो मैं बात करना चाहता हूँ कि आज बीजेपी को देख लीजिए कि जिस पॉलिटिशियन के खिलाफ सीबीआई, ईडी या जो भी हो, इन आईटी जितने भी चार्जेस है, अगर आप शोभन चटर्जी को देख लीजिए। अब बीजेपी का हाल इस स्टेट पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जमीन बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। एक इंसिडेंट शायद आपको याद होगा, शोभन चटर्जी और बोईसकी बनर्जी, मुझे पता नहीं बोईसकी बनर्जी कितने बड़े लीडर है, ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत बड़े लीडर है बीजेपी के लिए, हो सकता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन शोभन चटर्जी और बोईसकी बनर्जी रैली पे नहीं आ रहा है, इसीलिए उनके साथ बीजेपी का अरविंद मेनन से लेकर, बीजेपी का कैलाश विजयवर्गीय से लेकर, दिलीप घोष से लेकर, इतने सारे बड़े बड़े लीडर दिल्ली से आए, उनके घर में आए, उनके गुस्साओं को मतलब कमाने की कोशिश किया। उसके बाद उसने रैली पे गया। मतलब आप सोच लीजिए, कौन शोभन चटर्जी, जिस शोभन चटर्जी के खिलाफ आज भी सीबीआई केस इंटरोगेट कर रहा है, उनको सीबीआई का केस चल रहा है नारदा पे, राइट? कौन सी? अब शुभेंदु अधिकारी एक लीडर है, वो टीएमसी पे था। आपने सही कहा है कि टीएमसी पे था, बिल्कुल सही कहा है। आज शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सीबीआई, ईडी केस, उनका इंटरोगेशन चल रहा है, उसको इंटरोगेट किया गया है। ये सही है, ये गलत है, ये आप मुझे बताइए। तो ये जब आपके साथ थे तो ये आरोप तो तब भी थे ना, अब अचानक से आरोप थोड़ी आए हैं शोमित। हाँ, तो वो आरोप तो था, और हमारे पार्टी में अगर ये कहते हैं हम ही तो वंचित हो, पार्टी में रहकर काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों पार्टी में रहकर काम नहीं कर पा रहे हो? पार्टी में रहकर काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पार्टी में भी एक रिफॉर्मेशन चल रहा है, इसीलिए पार्टी में रहकर काम नहीं कर पा रहा है। वो 5-6 जिला का ऑब्जर्वर था, उसने कहा था जब हमारी पार्टी से ऑब्जर्वर का ये पद उठा दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर सवाल चाहे आपसे पीरजादा के बारे में पूछे, दरगाह के बारे में पूछे, आप बीजेपी को टारगेट करेंगे। माधवी जी, काउंटर करेंगे आप? देखिए, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, बार बार पुरानी बातों को रिपीट कर रहे हैं। अरे कार्ड बनाया तो उनके किसी दूर के रिश्तेदारों ने कार्ड बना लिया, तो आप इतनी नजर रख रहे हैं कि किसने कार्ड बनाया। जिन्होंने नहीं बनाया उन पे देखिए। आप ये क्यों नहीं देखें कि अम्फान का तूफान जो आया, जिस तरीके से सिंडिकेट की राजनीति हुई वहां पर, जो है पूरा पश्चिम बंगाल। एक मिनट शोमित, एक एक करके बोलते हैं। शोमित भाई देखिए, इनका विकास तो देखा। एक सेकंड के लिए आपको शोमित जी, मैम आपको भी। सर एपीएन पे बैठे हैं सर, हम लोग एक एक करके बात करते हैं सर, शोर नहीं मचाते हैं, आराम से। आप पूरी बात सुनूंगा मैं, आपकी भी और मैडम की भी। मैम प्लीज करिए। शोमित, आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि ये जो विकास की राजनीति की बात कह रहे हैं कि विकास पे जो है चुनाव वोट देगी इस बार जनता, जो है तो विकास देख लिया किस तरीके से। ये बार बार जो ये बोल रहे हैं ना कि कार्ड बनाया,
तो ये जाके खोज के लेकर आए कि किसने कार्ड बनाया, किसी के परिवार ने कार्ड बना लिया, दूर के रिश्तेदारों ने कार्ड बना लिया, उसमें कितनी मिल रही है उन लोगों को सहूलियत, ये भी देखना पड़ेगा। आप लोगों ने केंद्र से आई हुई योजनाओं को जो लोगों तक पहुंचने नहीं दिया, वो अन्याय आप लोगों ने बंगाल के लोगों के साथ किया, उसका जवाब भी जरा दे दीजिए कि जो किसान निधि थी वो लोगों तक नहीं पहुंची। आप लोगों ने आयुष्मान योजना वहां पे लागू नहीं होने दी, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो आप लोगों ने यूथ के साथ होने नहीं दिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो अम्फान तूफान में जिस तरीके से आप लोगों को इतनी केंद्र की तरफ से आप लोगों को जो बजट दिया गया वो आपने खर्च नहीं किया, जो पेड़ गिरे हुए थे उसमें आप लोगों ने राजनीति की। रही बात कोविड की कि आप लोगों ने कोविड में बड़ा अच्छा इलाज किया, ये तो देख लिया कि जब जनता ने वहां पर बैठकर मोबाइल से जब फोटो और वीडियो बना के लोगों में एक्सप्रेस किए तो आप लोगों ने जनता को जो है वो मोबाइल ले जाना बंद कर दिया। तो आपका विकास पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है, शायद इसी कारण से आपके लोग जो है भाग भाग के दूसरा दल बदल रहे हैं, ताकि उनको मालूम है कि ममता बनर्जी की जो जमीन है वो घसक चुकी है, अब वहां पर उनका अस्तित्व खतरे में है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बात करने की वजह साक्ष्य देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि बंगाल के विकास के लिए आप लोगों के शब्दों की जरूरत नहीं है। मयूख जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले शोमित का एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूं। शोमित जी बोलिए आप, फिर मैं जा रहा हूं आगे। जी पहले मैं तो माधवी जी को पूछना चाहता हूँ, उसकी दूर का रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? उनका खुद का भाई ने बनाया है, खुद का भाई। नहीं सर, अरे तो मेरी डिबेट नहीं है आज, मेरी डिबेट नहीं है सर, विषयांतर मत करिए सर, डिरेल मत करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए सर, पीरजादा पे लौट आते हैं। आपके कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है शोमित, आपके कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं माधवी जी टॉपिक नहीं, विषयांतर नहीं, डिबेट को हाईजेक मत करिए सर, विषय से मत भटकाइए, सर। ठीक है, मयूख बोलिए, मयूख जी बोलिए। शोमित हो गई बात, शोमित जी हो गई, शोमित जी आ रहा हूँ, आऊंगा शोमित आपके पास आऊंगा। मयूख जी बोलिए प्लीज। शोमित जी मयूख जी बोलिए। शोमित घोष तृणमूल सपोर्टर कितना दिन तक ये रहेगा यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि कुछ दिन बाद ही वो शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। और क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अभी पूरा तृणमूल कांग्रेस अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी बोल रहा है बंगाल का जनता दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन का नाम है बीजेपी। जितना दिन तक वो तृणमूल कांग्रेस में रहा तो तब उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ा ये शोभन से लेकर अर्जुन सिंह, शुभेंदु अधिकारी कितना पैसा कमाया, से लेकर अभी वही लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहा है और बीजेपी में जाके सब सफा हो गया है। और टीएमसी कहाँ से निकली है? जो अच्छे दिन का जो सपना पूरा हिंदुस्तान में दिखा रहा है ये बीजेपी का सरकार, वो बंगाल का जनता देख रहे हैं 10 साल से ये परिवर्तन क्या चीज है। और ये मयूख भाई, मुद्रा का दोनों पहलू है। मयूख भाई की सभा से जिस दिन शुभेंदु अधिकारी ने अपना पार्टी चेंज किया था, बीजेपी में गया था, उस दिन 2 लेफ्ट एमएलए भी उस दिन बीजेपी में गया था। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। शुभेंदु अच्छा था। नहीं, आज हम चर्चा ही कर ही नहीं रहे शोमित, आज ये चर्चा है ही नहीं, ये आज चर्चा नहीं है, आज चर्चा है नहीं। पीरजादा पे लौट आइए सर, पार्टी का ऐलान भी कर दिया उन्होंने, कुछ बात उनपे हो जाए बस। मयूख जी एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, एक साथ नहीं बोलिए सर, प्लीज एक साथ मत बोलिए, मेरे व्यूवर्स नहीं समझ पाते हैं सर, एक साथ नहीं सर, हल्ला नहीं, प्लीज एक एक करके बोलिए। शोमित अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी बात तो यह है, जिस दिन अमित शाह की सभा से पूर्व मेदिनीपुर की उस सभा से उस दिन शुभेंदु अधिकारी ने ज्वाइन किया था, बढ़िया है, ठीक है, चलो मान लेते हैं। लेकिन मीडिया ने भी और सीपीआई ने भी एक शोमित देखिए, शोमित मैं रोकना नहीं चाह रहा हूं आपको, शोमित जी मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन देखिए मेरा सवाल ये नहीं है शोमित जी ये सवाल ही नहीं है। शोमित जी सवाल ये है कि असल में पीरजादा के डेंट की भरपाई कैसे होगी, मुझे ये बताइए। जो पीरजादा डेंट पहुंचाएंगे उसको कैसे भरेंगे सर, उस गड्ढे को भरने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे ये समझाइए। मैं क्लियर बात करना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान है, पश्चिम बंगाल के जितने सारे मुसलमान हैं, मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि हम किसी को भी, इस बंगाल की जो भी जनता है उसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इससे नहीं बांटते हैं भाई। वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ये इमाम भत्ता किसने शुरू किया था, ये भी बता दीजिए। इमाम भत्ता किसने शुरू किया था? इनसे पूछिए इमाम भत्ता किसने शुरू किया था? सरस्वती पूजा पे किसने लगाई थी? हिंदू मुस्लिम आप लोग नहीं करते हैं ना? तो आप लोगों ने दुर्गा पूजा विसर्जन क्यों रुकवाया था, जो हाई कोर्ट को उसमें बीच में हस्तक्षेप
अचीव करना पड़ा था। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। शोमित मुझे ये समझा दीजिए, शोमित अच्छा ये समझा दिए, जय श्री राम का नारा बोलने में क्यों बौखला जाती है फिर ममता बनर्जी, अगर उनके सामने कोई कह देता है तो? कोई जय श्री राम की नारा, अरे वीडियो बना हुआ है, गाड़ी से उतर के मीडिया में गया, गाड़ी से उतर के उन्होंने टेबल दिखाए, तो मत समझाइए ये मत समझाइए शोमित, ये मत समझाइए कि आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, आप ये मत समझाइए शोमित। मयूख ठीक है मयूख जी बोलिए। शोमित जी हो गया, शोमित जी बहुत समय दे दिया मैंने आपको, शोमित जी समय बहुत दे दिया, बहुत समय। शोमित जी शांत हो जाइए, शोमित जी आ रहा हूं आपके पास। मयूख बोलिए प्लीज, मयूख जी बोलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, धर्म के नाम पे बंटवारा उनके बातों से ही आ जाता है। ये जहाँ पर जब मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जैसे सिद्दीकुल्ला चौधरी उनको मिनिस्टर बनाया, आली इमरान जैसा सिमी का प्रतिष्ठा था वो उसको लीडर बनाया, एमपी किया, और इसके जब मुस्लिम फंडामेंटल को बढ़ावा दे रहा है, दूसरी तरफ हिंदू फंडामेंटल जैसा तपन को उसका हिंदू संगति उस तरीके से बढ़ा इस बंगाल में। यही बंगाल में ये दोनों तरीके से एक हिंदू और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ममता का डिवीजन में बढ़ा। और इतना दिन तक जहां पर कोई भी आरएसएस का शाखा नहीं था, वो किस लिए बढ़ा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी का जिस घर से उसका जन्म हुआ था, जब तृणमूल कांग्रेस, और वही तृणमूल कांग्रेस अभी देखिए पूरा से पूरा आरएसएस और बीजेपी में जा रहा है, क्योंकि इनका पॉलिटिक्स भी है। अच्छा मयूख जी सीपीआई में ये कॉन्फिडेंस कैसे है सर? आप तो गायब है सर, दूर दूर तक गायब है, ये फिर भी कॉन्फिडेंस कैसे है सर? सुनिए, नंबर पॉलिटिक्स में अरिथमेटिक से नहीं चलता है, पॉलिटिक्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री में अगर मुद्दे की बात अगर होता है तो ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते। तो आप कौन से मुद्दे की बात करते हैं? कांग्रेस के साथ मिलकर मुद्दे की बात हो रही है क्या? मुद्दे की कौन सी बात करते हैं? कांग्रेस के साथ कौन से मुद्दे की बात आपने कर ली? ठीक है सर, ठीक है, ये देखिए ये पॉलिटिकल एलिगेशन से लगते रहेंगे, ठीक है, न्यूट्रली देखिए कुछ विश्लेषण के तो एक एक करके सर, एक एक करके शोमित जी, एक एक करके शोमित जी, एक एक करके। मयूख भाई आ रहा हूं मैं आपके पास। हमारे साथ न्यूट्रली एनालिसिस करने के लिए भी गेस्ट है ना सर, जो बिना किसी भेदभाव के एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ दीपक रस्तोगी है, सीनियर जर्नलिस्ट है। दीपक जी, असल में ये बताइए कि पीरजादा की एंट्री से टीएमसी को कितना बड़ा डेंट सर? सीधा सवाल, क्योंकि टीएमसी इसका जवाब नहीं देना चाहती है। डेंट होना है, लेकिन डेंट वो एकदम बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है, आप ये देख लीजिए 2016 से जो आंकड़े हैं, 2019 के आंकड़े हैं, और 2018 में जो पंचायत चुनाव हैं उनके आंकड़े हैं, इनको मिला करके अगर हम देखते हैं ना, तो उसमें यह है कि तृणमूल कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहा है। वो जो वोट परसेंटेज है, वोट बैंक नहीं सॉरी, वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा है। भाजपा का वोट परसेंट घटा है, कभी बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में बढ़ा था, विधानसभा के चुनाव में घट गया था, फिर लोकसभा के चुनाव में बढ़ा था। तो अब आ जाइए ये तृणमूल, ये कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के वोट बैंक के बारे में जी। जो बीजेपी का वोट बढ़ा है, जो अगर मैथमेटिक्स देखें ऐसे, तो सीधा तो ये है कि वाम मोर्चा और कांग्रेस का जो वोट है, जो वोटर्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं बीजेपी की ओर, ये सीधा दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने अपना वोट बचा के रखा हुआ है। 17 लाख वोटरों का अंतर है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। ये 17 लाख वोटों का अंतर जो है ये पट जाएगा। ये जो अगर मुस्लिम वोट बट गया तो 17 लाख वोटों का अंतर पट जाएगा। ये पट जाने से तृणमूल कांग्रेस को तो नुकसान हो ही जाएगा। कम से कम 40 से 50 सीटों पर इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अच्छा। अब ये 40 से 50 सीटों का जो नुकसान है उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी ने वो अपना पुरानी पहचान वो जाहिर करनी शुरू की है। ममता बनर्जी की जो अपनी जननेत्री वाली छवि रही है, जिसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वाम मोर्चा के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और वाम मोर्चा को सत्ता से बेदखल किया। आप ये ध्यान रखिए कि जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने जनसभा की, उसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास यहाँ आकर के चुनाव लड़ने का समय नहीं है, मुझे 294 सीटों पर चुनाव लड़ना है। यह जो लाइन है, ये लाइन ममता बनर्जी जब भी संकट में आती है वो सीधे पब्लिक मीटिंग्स में जाके कहना शुरू करती हैं और फिर उनका आ जाता है कि भाई पब्लिक सपोर्ट उनके आगे पीछे चुंबकीय आकर्षण में आने लगता है। ममता ने वो दांव फिर चला है।
वो मुस्लिम वोट बंट रहा है, ये देखते हुए ममता का उदाव सामने आया है। अब ये इम्पैक्ट कितना डालेगा, इम्पैक्ट तो जरूर डालेगा। इसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर अपनी क्या योजनाएं बनाएगी। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट असल में कितना बड़ा होगा इस पर नजर रहेगी सभी की। अजमल खान भी हमारे साथ हैं AIMIM से। अजमल साहब, असल में 31% मुस्लिम वोट का खेल है ये पूरा, और इस पूरे खेल में जो 31% मुस्लिम वोट का है, आपको क्या लगता है सर कितनी बढ़त मिल जाएगी? वो भी तब जब अब्बास सिद्दीकी के चाचा तो TMC के साथ ही हैं, वो उतना फायदा तो आपको पहुंचा ही नहीं पाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमसे जो लोग पॉलिटिकली एलाई करेंगे, हम उनसे एलाई करेंगे जो हमारी लाइंस पर होंगे। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं फर्क पड़ेगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। सर किसी के भी ज्वाइन करने से पहले या आपके साथ आने से पहले कोई कैलकुलेशन तो आप करते होंगे ना सर? सर, जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसे पब्लिक करने के लिए नहीं करते, लेकिन हम ये बात आपको ये कह रहे हैं ना, आप सिर्फ और सिर्फ 27% मुसलमान वोटों की बात कर रहे हैं। हिंदू वोटों में इतना बड़ा डेंट बीजेपी ने लगा दिया, 12% से 39% पहुंच गई, जैसे हमारे साथी बता रहे हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में। तो खाली वोट मुसलमान ही थोड़ी देता है, और भी लोग वोट देते हैं। हम अपनी बात कहने के लिए वहाँ पहुंचे हैं, राजनीतिक तौर पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बाकी कितना फायदा कितना नुकसान किसको होगा ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न नहीं है कि हम वहाँ पॉलिटिकल तौर पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जीतने के लिए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आपके इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को परोक्ष रूप से फायदा मिल जाएगा, इनडायरेक्ट तौर पे बीजेपी को फायदा हो जाएगा सर इससे। देखिए, पहली बार स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पहली बार MIM हैदराबाद से बाहर निकली और महाराष्ट्र में पहली बार इलेक्शन लड़ी, 2 सीट जीती। दूसरी बार इलेक्शन लड़ी, फिर 2 सीट जीती, और वहाँ 2 हिंदुत्ववादी पार्टियां, शिवसेना और बीजेपी का 25 साल से चला आ रहा गठबंधन टूट गया, तो फायदा किसका हुआ, इसका तो क्रेडिट दे दीजिए। और उनके साथ तमाम सेकुलर जो अपने को बनते हैं, NCP और कांग्रेस चली गई, और वही शिवसेना बंगाल में इलेक्शन लड़ने आ रही। तो अगर ये कहना कि हमारे वजह से बीजेपी को फायदा होता है, तो ये स्वतंत्र भारत है, सबको बोलने की आजादी है, जो मर्जी आए बोले। लेकिन इस बात को भी तो देखिए ना कि 25 साल का गठबंधन टूटा ना वहाँ पर, तो फायदा कैसे। दूसरी चीज देखिए, दूसरी एक बात सुन लीजिए, हम MP का इलेक्शन सिर्फ 3 सीटों पर लड़े। एक परंपरागत सीट थी हैदराबाद, जिसको हम जीतते आ रहे थे। दूसरी औरंगाबाद की सीट जो हमने जीती, वो 25 साल से शिवसेना का 25 साल से शिवसेना का कैंडिडेट जीतता था, वहां भी गठबंधन था, उसको हराया ना, वहां पर हराया बीजेपी को कि नहीं, फायदा किया या नुकसान किया, ये बताइए। तीसरी सीट जो किशनगंज में बिहार में लड़ी, वही इकलौती सीट है जो हम हारे और कांग्रेस वहां से जीत गई। बाकी पूरी MP की सीटें जो है लेके चली गई बीजेपी। अब एलिगेशन लगाने के लिए सबको ऑप्शन ओपन है, स्वतंत्र भारत है, राजनीतिक बात करना है, सबको जो मर्जी है एलिगेशन लगा दे। रिकॉर्ड क्या कहता है ये देखिए। अच्छा, ये बता दीजिए बड़ी भूमिका में कौन होगा, इंडियन सेकुलर फ्रंट या AIMIM? देखिए, अभी एक दौर की बात हुई है, आगे बढ़ते दीजिए बातचीत को, ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि बड़ी भूमिका में कौन होगा। तो अभी कुछ चीजें तय होना बाकी हैं, एक दौर की मुलाकात है और ये बवाल है, और ये ठीक है, इस तरह की खींचतान मचनी शुरू हो गई है। अभी और मुलाकातें क्या रंग लाएंगी इस पर भी नजर रहेगी। रहिएगा मेरे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, बेहद खास सामान लगातार चर्चा का हिस्सा है, ब्रेक के उस पार भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते रहिए APN। तो मुस्लिम वोट की सियासत बंगाल में घमासान है और सियासी पारा कह सकते हैं बढ़ रहा है। चुनाव में थोड़ा समय भले ही है, लेकिन जो आने जाने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है, और पीरजादा की एंट्री के बाद कह सकते हैं कि ये रोचकता और बढ़ती जा रही है। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। TMC से मेरे साथ शोमित घोष हैं। तो शोमित जी, अगर इसी तरह के हालात रहे, लोग आपको छोड़ के जाते रहे, नए फ्रंट बनते रहे, इसके लिए कोई BCDE प्लान सोचा है क्या सर? बैकअप में कुछ है? जो यहाँ पर दीपक रस्तोगी ने जो बात कहा है अभी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। 294 सीट है, और हर सीट पे ममता बनर्जी इज द ओनली कंसिस्टेंट। ममता बनर्जी हर सीट पे, हमारा एक ही फेस है, ममता बनर्जी, ठीक है। ममता बनर्जी को देखकर ही लोग वोट डालते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता अभी भी ममता बनर्जी को देख के वोट डालते हैं। उनका अलग से एक जो काम उसने किया, मैं फिर से यही बात कहना चाहता हूँ, आप काम पे करो। आप बात कर रहे हो कि आप किस पे डेवलपमेंट इश्यूज हुआ है, कि रास्ता बना है, लाइट बना है, उसने कहा कि कोलकाता में आप। लेकिन शमीक जी से एक सवाल ये पूछना चाहिए, शमीक जी से एक सवाल पूछना चाहिए कि दीदी का जो जननेत्री वाला जो छवि है, हाँ, बिल्कुल, इस छवि में ये जो शुभेंदु और इस तरह के जो नेता हैं जो आज छोड़ के जा रहे हैं, इन लोगों को दीदी ने कांग्रेस छोड़ करके, कांग्रेस से तोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया था।
और उस समय मैं कलकत्ता में रिपोर्टिंग करता था और हम लोग दीदी के पास जाते थे, तो उनका ये कहना था कि एक दिन सारी कांग्रेस और इवन वाम मोर्चा की भी बहुत सारे लोग हमारे में सम्मिलित हो जाएंगे, हमारे में समा जाएंगे। यह जो है कि अपना संगठन आपने अपनी लीडरशिप खड़ी नहीं की उस तरह से जो कि आपका डेडिकेटेड लीडरशिप हो सकता है, और आपने कांग्रेस और वाम मोर्चा के लोगों को तोड़ने पर अपनी ऊर्जा खर्च की, तो उसमें दीदी की जो जननेत्री की छवि है उसमें तो डेंट पहुंचा ही है। आज भाजपा उसी का तो लाभ उठा रही है। क्यों शमीक जी, आपकी राय बताइए। देखिए, पहले बात तो मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता, जो आपने कहा बहुत सही कहा, लेकिन ममता बनर्जी के साथ ये शुभेंदु अधिकारी हो या मुकुल रॉय हो, जो भी हमारी पार्टी का एक इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनका डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि 1998 पर जब ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ दिए थे, उस समय उसने एक खुद का पार्टी बनाने का साहस दिखाया था। उसने बनाया था वो पार्टी 1998 का 1 जनवरी, और 2011 में वो सरकार पे सत्ता पे आ गया पश्चिम बंगाल में। मतलब एक स्ट्रीट फाइटिंग वाला इमेज जो ममता बनर्जी बंगाल की दीदी बन गया, घर की लड़की बन गया, एक घर की, एक ऐसा होता है ना कि माँ की तरफ सभी की वो माँ बन गया है, एक दीदी से माँ बन गया है, उनका इमेज ऐसा हो गया है। और ये इमेज की बात नहीं है, वो सच में अगर आप देखेंगे, कुछ दिन पहले ही भी हम देख रहे थे पुरुलिया में कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, ये आपको जानना चाहिए, स्कूल जा रहे थे तो उनके पाँव में कुछ जूता नहीं था। तो ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा हमारे हेल्थ चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके पाँव में जूते नहीं है। तो अभी से आज से जो भी बच्चे हैं पश्चिम बंगाल के सभी को उसको आगे केस स्कूल में जाने के लिए उसको केस दिया जाएगा। अच्छा, तो शोमित जी, फिर उन लोगों पे जिस छवि की आप बात कर रहे हैं, शोमित जी, तो जिस छवि की आप बात कर रहे हैं, तो जो लोग आपको छोड़ के चले गए, ये छवि क्यों नहीं देख पाए? जो छवि ममता बनर्जी की शोमित देख पा रहे हैं, शोमित, जो छवि ममता बनर्जी की आप देख पा रहे हैं, जो बाकी बड़े बड़े लोग आपके थे पार्टी के, वो ये छवि क्यों नहीं देख पाए? नहीं, मैं तो फिर से यही कह रहा हूँ, जिसकी अगेंस्ट एलिगेशन था, सीबीआई का एलिगेशन था, ईडी का एलिगेशन था, केस चल रहा है उनपे, भूल गया है ना। हाँ, तो इस दिखाइए मुझे सर, इन केसेस की वजह से आपने तो उनको नहीं निकाला ना पार्टी से। शोमित उन्हीं एलिगेशंस के साथ वो आप ही की पार्टी का हिस्सा थे, आपने तो उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया ना। स्टेट प्रेसिडेंट है सुब्रत बख्शी, उनके नाम पे कोई एलिगेशन है? वो क्या है पार्टी छोड़कर? मैं जो नाम बोल रहा हूँ उनके बारे में बताइए। ठीक है, उनके नाम पे कोई एलिगेशन है? ठीक है शोभित जी, ठीक है, ठीक है, बार बार वही बात हो जाएगी फिर। ठीक है मयूख, ठीक है, बहुत सारे नाम कह सकता हूँ। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे नाम कह सकता हूँ। ठीक है शोभित, आपकी बात क्लियर हो गई। शोभित क्लियर हो गई, और लोग भी हैं। शोभित एक एक करके, ये जो नेता जो है जो आज छोड़ के जा रहे हैं, ये एक एक करके, शोर नहीं, एक साथ सब मत बोलिए प्लीज। मयूख जी, असल में फिर देखा जाए जिस हिसाब से लोग छोड़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और अब पीरजादा की एंट्री, तो इस हिसाब से तो आपको भी मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो बनाई होगी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। हम लोग सही बोला। देखिए, मेन हम लोगों का मुद्दा जो है, आपको पता है, ये जो कोरोना के चलते हुए, ये जब महामारी चल रहा था, तब आपने देखा किस तरीके से प्रवासी मजदूर जो बंगाल से बाहर गया था, उन लोगों का हालत क्या हुआ था। क्यों बंगाल से बाहर गया? क्योंकि बंगाल में काम नहीं है। बंगाल सबसे बड़ा वृद्धाश्रम बन गया है। एक कलकत्ता एक शहर है जहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर काम छोड़ के बाहर जा रहा है। आज भी बंगाल का एक बहुत बड़ा पत्रिका है, अन्नबाजार पत्रिका में दिखाई दे रहा है, बंगाल का जो ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो बंगाल छोड़ के बाहर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल में दहशतगर्द की एनर्जी का राजनीति है, जिस तरीके से करप्शन एक इंस्टीट्यूशनल बन गया, लोग बाहर जा रहा है। और ममता बनर्जी का अगर बात कहें तो वहां पर तो हम लोग कहते हैं बंगाल में, वहां तृणमूल में एक पोस्ट है, बाकी सब लैम्प पोस्ट है। वहां पर तो अभी तो ममता बनर्जी का जो ऑटोक्रेटिक जो शासन है, और उसका असर उसका दल में भी पड़ रहा है। उसके खुद की भतीजा को बचाने के लिए अभी देखिए, उसका जिस तरीके से कांग्रेस को तोड़कर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस तैयार किया था, हम लोग कहते हैं पाप किसी को नहीं छोड़ता है, और वही पाप अभी तृणमूल में बढ़ रहा है, और भी ज्यादा पैसा लेकर आप भाजपा आया है, और जो भी करप्शन का चार्ज जिसके ऊपर है, सब भाग रहा है वहां पर भाजपा में। और जो भी, क्योंकि ये जो तृणमूल कांग्रेस का दल हुआ था, कोई आदर्श से नहीं तैयार हुआ था, सिर्फ और सिर्फ
सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था ये दल। एक तरफ माओवादी, दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर ये दल क्षमता में आया था और यही आज का उसका असर अभी तो हम लोग देख रहे हैं। मयूख, इसका सब्स्टिट्यूट तो बीजेपी है ना, फिर विकल्प के तौर पे भी अगर टीएमसी हटी, आप तो नहीं है ना? एकदम नहीं। देखिए, बीजेपी में एक तरीके से दल में वहां पर गया था, लेकिन दल के मारे, क्योंकि लोग सोचा था, ऐसा बात लोगों ने सोचा था, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है बीजेपी, ये कोई बचा सकते हैं, लेकिन ये कोई एकदम ही गलत सोच था लोगों का। ठीक है माधवी जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो सब्स्टिट्यूट नहीं, वो ऑप्शन। माधवी जी काउंटर करिए प्लीज। ठीक है जी, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि सबको एक बार बोलने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना कई सारी बातें हैं, कई ऐसे पॉइंट अब आप ही की टर्न है मैम, बोलिए। मयूख जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मयूख जी, आपकी बारी में वो नहीं बोली, अब सुन लीजिए। मयूख जी का कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है कि आज इनका कहीं अस्तित्व नहीं है पश्चिम बंगाल में, और ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और सारे लोगों की जो है बुराइयां निकाल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हुआ है, और ये भूल रहे हैं कि आधे से ज्यादा जो उद्योग धंधे बंद कराने में, लाल फीताशाही को लागू कराने वाले ये लेफ्टिस्ट ही थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को पूरे नरक बना दिया। और हर जगह जो इन्होंने केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों के घर को जो है वो ये नहीं देखा कि गरीबों के पेट पे लात पड़ रही है। इन्होंने सिर्फ बंदी करना और तालाबंदी की जो राजनीति इन्होंने शुरू की, उसकी वजह से आज तक पश्चिम बंगाल जो है उभर नहीं पाया। हमने उम्मीद की थी कि ममता बनर्जी जब आएंगी, और शायद बहुत से ऐसे भाजपाई होंगे जिन्होंने ममता बनर्जी को जाकर वोट दिया था, मैंने भी दिया था, ये सोच करके एक महिला मुख्यमंत्री आ रही है, तो निश्चित तौर पे वो एक जननेत्री हैं और उन्होंने बड़ी तकलीफें सही हैं, तो पश्चिम बंगाल का कुछ ना कुछ उद्धार होगा, विकास होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वामपंथी से वो निकल तो आई, लेकिन लेफ्टिस्ट जो उनकी सोच थी और जो उनकी रणनीति थी और जो उनकी राजनीति करने की आदत थी, वो वही रही। कहते हैं ना कि जो सीखता है इंसान, वैसा ही वो आगे सिखाता है, और वही उन्होंने किया। ममता बनर्जी ने वही खूनी राजनीति, जो उनके लोग हैं, वही खूनी राजनीति आज पश्चिम बंगाल में हो रही है जो लेफ्टिस्ट के समय में लोगों ने देखा। वही तालाबंदी, वही उद्योग धंधों पर जो है वो तालाबंदी आज भी लागू हो रही है। कहाँ है विकास? कौन से विकास की बात कर रहे हैं? और मुझे तो लगता है कि मयूख जी को अपने शब्द जो है बिल्कुल अपने जाया नहीं करने चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी मतलब आज लोग खोजने से भी इनके मिलते नहीं है कहाँ है लेफ्टिस्ट, लेकिन ये लगातार जो है ब्लेम करते जा रहे हैं और अपने इतिहास को भूल गए हैं। और दूसरी बात नहीं, तो आप लोगों की मेंबरशिप जो होती है वो आज कहाँ है मेंबर? आप बुलाइए ना, आप रैली निकालिए, मेंबर कहाँ है आपके? और जिस जनता के बारे में आप बोले 34 सालों तक शायद ही किसी को इतना बड़ा मौका, इतना लंबा मौका जो है किसी जनता ने दिया होगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने आप लोगों को 34 साल तक मौका दिया, लेकिन आप लोगों ने पश्चिम बंगाल को जो है आग में जला दिया। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में एक तरीके से पूरी खूनी राजनीति का जो इतिहास रहा है वो इनकी वजह से रहा है। मयूख जी एक बार सुन लीजिए, मयूख जी एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा। जब ये बोल रहे थे मयूख जी दो लोग एक साथ बोलेंगे नहीं, मयूख जी दो लोगों के साथ नहीं डिबेट होती है, एक साथ नहीं, ओवरलैप नहीं करेंगे सर। सारे दुश्मन नजर आ रहे हैं, लेकिन आज इनके लोग ही इनके साथ नहीं है। अफसोस होता है कि पश्चिम बंगाल जो वाकई में शिल्प के लिए जाना जाता था, अपनी कलाओं के लिए जाना जाता था, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जाना जाता था, आज पश्चिम बंगाल किस लिए जाना जाता है? लेफ्टिस्ट के समय में लाल फीताशाही की वजह से जाने लगा, और उसके बाद जब से टीएमसी आई है, टीएमसी के बाद जो खूनी राजनीति, हिंसक राजनीति हो रही है, और कटमनी और सिंडिकेट की राजनीति और तोलाबाजी की राजनीति की, लोगों को अपनी अंत्येष्टि करने के लिए भी वहां पर कटमनी देनी पड़ी। और हमारी मुख्यमंत्री जो है वो आकर ये बोल रही है कि भाई नेताओं, आप लोगों ने जो कटमनी ली है जनता से वो लौटा दो। आपकी सभा में बोला जा रहा है, आप लोगों को अपनी मुख्यमंत्री के शब्दों को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपसे बोल देती हूँ, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीएमसी को, आप लोग अपनी मुख्यमंत्री की बातों का ही जवाब दे दें कि उन्होंने कटमनी लौटाने की बात की। आज जो लोग को छोड़ के जा रहे हैं वो इसी वजह से छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास, जनता का विश्वास जो है आज जो है आप लोगों के साथ नहीं है। शोभित जी, तो आप लोगों ने कोई किया क्या उनके ऊपर में? आप लोगों ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की क्या? मुझे बताइए जरा। आप लोगों ने, और शुभेंदु अधिकारी ने तो आकर मीडिया के सामने इन फ्रंट कहा है कि ममता बनर्जी के राज में जिस तरीके से धांधली हुई है, और जो अभिषेक बनर्जी की जो राजनीति हो रही है वो क्या हो रही है? दूसरों के कंधे पे बंदूक चला के राजनीति हो रही है, दूसरों के कंधे पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बताइए, ये लोग वो कहते थे। ठीक है, शोर हो गया, शोर हो गया, तसल्ली हो गया आप लोगों को शोर मचा के। बस शोर को थाम लीजिए, बस आपको मौका दे दिया शोर मचाने का। सर ऐसे नहीं, शोर नहीं, एक एक करके। शोमित एक बार कंप्लीट करिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजमल जी भी हमारे साथ है। शोमित बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए।
हाँ, आज शुभेंदु अधिकारी ने ओपन सभा में कहा है कि सीपीआईएम का जितने भी वोट आता है वो हमें वोट दे दीजिए, भाजपा को वोट दे दीजिए और वोट के बाद आप फिर से सीपीआईएम करना शुरू कर दीजिए। मतलब आप समझ लेते तृणमूल का भी बोला, एक मिनट तृणमूल का भी लोगों ने भी बोला। देखिए, आपके बात करने के समय मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है? ठीक है, पिक एंड चूज वाली जो आप लोगों की वही लाइन आदत है ना, ही है। इसको रहने दीजिए। ठीक है, आप लोगों की दोस्ती तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव में शोमित समय कम है, अब सबके पास जाना है। शोमित आपकी बात हो गई, शोमित हो गई। मयूख जी प्लीज कंप्लीट करिए अपनी बात। हो गया शोमित, आपकी कंप्लीट हो गई बात। शोमित हो गई कंप्लीट बात। मयूख बोलिए। शोमित एक बार सुन लीजिए, शोमित सुनना भी सीखिए ना, आप जीत जाएंगे मान लिया। मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हैं। अरे पूरी डिबेट ही आपकी है सर, आपने सारी बात की है। मयूख बोलिए। ने कहा है, अभी सौगत राय भी बोल रहे हैं, बीजेपी हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं वोट देने के लिए। अभी बीजेपी भी बोल रहा है हम लोग को वोट देने के लिए, लेकिन जनता सोच भी आए। देखिए, जो डेवलपमेंट का काम हम लोग करते थे, लैंड रिफॉर्म राज्य में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेवलपमेंट। शोमित सुना भी करें, शोमित सुना करें थोड़ा। एक हल्दिया से लेकर बकरेश्वर से लेकर जो में आ रहा था उसको खत्म किया कौन? देखिए आप लोग मयूख एक मिनट, ठीक है मयूख जी लेकिन आपने जो खत्म किया, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं और उसके लिए हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव काम चाहिए। मयूख जी इतना शो नहीं ना, एक एक करके बोल लीजिए। शोमित एक एक करके, और लोग भी हैं। देखिए मैं वो ऑडियो डाउन करने वाला यहाँ पे शुरू नहीं करना चाहता सर, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि आप चुप हो जाइए प्लीज। अजमल जी, असल में जिस तरह का शोर है और जिस तरह की रशाकशी है, क्या लगता है नया फ्रंट कुछ कर पाएगा? यहाँ तो पहले से ही एक से एक बड़े योद्धा बैठे हैं, सीपीआईएम भी ताल ठोक रहा है जो कहीं नहीं है। आप कहाँ खुद को साबित कर पाएंगे? देखिए, सीपीआईएम ने अपने आप को साबित किया 25 साल, बंगाल की जनता ने देखा है। बीजेपी ने अपने को साबित किया है 7 साल में। भुखमरी इंडेक्स में हम कहाँ पहुंच गए, किन देशों के पीछे पहुंच गए। बेरोजगारी का क्या हाल है, लैंड ऑर्डर का जहाँ बीजेपी शासित गवर्नमेंट है उसका क्या हाल है। तो सब लोगों ने अपने को साबित किया, हमें अभी अपने आप को साबित करना है और जनता हमारा साथ देगी, ऐसा मेरा विश्वास। लोग कह रहे हैं आपकी इस कोशिश से बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा। मैंने तो आपको बार बार कहा कि हमने बीजेपी को कहाँ कहाँ डेंट मारा है, आपको आंकड़े सहित गिनाया। अब लोग क्या कर रहे हैं, उनकी जबान उनको मिलकर तो नहीं पकड़ा जाता। ये तो इलेक्शन बताएगा ना। उन्हीं लोगों से वोट लेना है आपको, उन्हीं लोगों से वोट लेना है। हमें सबसे वोट लेना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे वोट लेना है। और वहाँ गए थे नगर पालिका के इलेक्शन में बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर एक सीट भी कम नहीं कर पाए। वोट चाहता हिंदुओं का, कितने? अच्छा अजमल जी, अजमल भाई, कितने सिख ईसाई आपके साथ हैं, जरा बताइए मुझको। हमारी देखिए, हम यही तो बता रहे हैं ना, हमारी छोटी पार्टी है ना, कारपोरेटर हमारे हिंदू थे, वहाँ पर सारे के सारे जीते। योगी जी, नड्डा जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी सब गए। हैदराबाद में सभी जगह स्ट्राइक कर रहे थे। चीन अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में कब्जा करता जा रहा। कोई ठीक है सर, एक कमेंट मुझे दीपक जी से लेना है चलते चलते। दीपक जी बहुत संक्षेप में सर, वाइंड अप कमेंट क्या है आपका? मुझे वाइंड अप करना है सर। देखिए, बंगाल में जो है ना, 2 बड़े मुद्दे रहे हैं हमेशा से, जिस पर कोई नहीं बात करता है। एक औद्योगिकरण और दूसरा किसान वाला एग्रीकल्चर जी। ये दोनों ही मुद्दे धराशायी हैं। वहाँ की जो आम पब्लिक है, औद्योगिकरण में विकास के तमाम मुद्दे आ जाते हैं। आम जनता जो है मिले खोलना देखना चाहती है, फैक्ट्रियां खुली रहे, रोजगार बने, वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी राइज करे। ये इस बात पर न तो वहाँ की स्थानीय सरकार ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही, इसलिए आपको रोक रहा हूँ। तो असल मुद्दों पे नजर कम से कम जानी चाहिए और बात सिर्फ धर्म की राजनीति की नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन न्यूज, कल एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।